जय हिंद दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लक्षद्वीप की यात्रा पर गए और उसके बाद से आप देखेंगे कि लक्षद्वीप को लेकर के चारों तरफ सरगर्मियां बढ़ गईं, हर तरफ चर्चा होनी शुरू हो गई। ये बात कही जाने लगी कि अब भारत मालदीव को टक्कर देगा। इसको मास्टर स्ट्रोक बताया गया कि कैसे मालदीव, अब चूंकि वहां पर एक नई सरकार बन गई है, मोहम्मद मोइजो की सरकार, जो कि अब एंटी इंडिया स्टैंस रख रही है, चाइना की तरफ जा रही है, तो मालदीव को ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए ये कदम उठाया गया है। और वहां पर चूंकि सबसे ज्यादा जो विजिटर्स हैं वो इंडियंस जाते हैं, किसी एक देश की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा विजिटर्स इंडिया से ही जाते हैं। तो ऐसे में कहा गया कि हम अगर अपने लक्षद्वीप को प्रमोट करना शुरू करें तो इंडियंस अपने ही देश में रहेंगे, यहीं पर अगर टूरिज्म के लिए जाएं तो घर का पैसा घर में रहेगा, विदेश नहीं जाएगा, हमारी जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो भी बचेगी। ये सब बातें कही गई और फिर अब इस तरह से देखा जाना शुरू कर दिया कि लक्षद्वीप एक किसी बहुत बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से उभर कर आएगा और मालदीव को कड़ी टक्कर देगा। लेकिन देखिए, कहना आसान है और करना मुश्किल है। देखिए, मैं यहाँ पर किसी तरीके की कोई निराशा नहीं फैलाना चाहता, लेकिन मैं यहाँ पर आपको एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक व्यू देना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जो कि एज अ नेशन हमको जरूर रखना चाहिए। हर देश की इच्छा होती है कि वो तरक्की करे, आगे बढ़े, दुनिया में सबसे अच्छा देश बने, सबसे ज्यादा ताकतवर देश बने। हम भी ऐसा ही चाहते हैं, हमारी भी यही महत्वाकांक्षा है, हमारी भी यही मनोकामना है। लेकिन अगर हम अपनी ग्राउंड रियलिटी नहीं समझेंगे, अगर हम अपनी ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझेंगे, अपनी वास्तविकता को नहीं समझेंगे, तो कभी हम अपने लक्ष्य को ठीक ढंग से समय रहते हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको कहां पहुंचना है, अपना लक्ष्य देखिए, जरूर देखिए, लेकिन पहले यह भी तो देखिए आप हैं कहां, आप खड़े कहां हैं। मालदीव और लक्षद्वीप के बीच में अभी कितना बड़ा डिफरेंस है। लक्षद्वीप मालदीव को टेक ओवर करना चाहता है, तो कैसे कर सकता है, क्या कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा, लक्षद्वीप के पास में क्या स्ट्रेंथ्स हैं और हमारी क्या वीकनेसेस हैं, इस बात को भी हमको ठीक ढंग से समझना होगा। तो चलिए आइए एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक करते हैं और एग्जैक्टली कंपैरिजन कर करके देखते हैं कि लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में अभी कितना डिफरेंस है, क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं। देखिए, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले इसकी लोकेशन देखते हैं मैप पर। ये आपको हमारा देश भारत नजर आ रहा है, ये इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में आप इंडिया के नीचे देखेंगे तो यहां पर इक्वेटर इससे गुजरती है, ये देश पड़ता है मालदीव। ये जो आपको ग्रुप ऑफ आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, ये जो आर्कीपेलागो नजर आ रहा है, दिस इज मालदीव। और इसी के ठीक ऊपर आप देखेंगे, यानी कि केरल के वेस्ट साइड में अरेबियन सी में यहां पर पड़ता है, ये है ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लक्षद्वीप। इस लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, लगभग सिर्फ 700 किलोमीटर के इनके बीच में दूरी है। ये दोनों ही ग्रुप ऑफ आइलैंड्स 8 डिग्री चैनल से डिवाइडेड है। देखिए, मालदीव्स की बात करें तो मालदीव्स कुल 26 कोरल एटॉल्स से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें 1100 से भी ज्यादा आइलैंड्स हैं। कि टोटल एरिया की बात करें तो 300 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में जो टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं वो लगभग 35 है और इसकी टोटल एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर है और इसमें नंबर ऑफ एटॉल्स सिर्फ 12 है। अगर आप मालदीव की बात करें तो इसमें 1100 में से लगभग 188 आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं, मतलब यहां पर लोग रहते हैं, बाकी आइलैंड्स पर कोई नहीं रहता। यहीं दूसरी तरफ हम लोग अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में कुल 35 में से सिर्फ 10-11 आइलैंड्स है जिसमें लोग रहते हैं, बाकियों में कोई नहीं रहता। कि जहां एक तरफ मालदीव एक अलग से सॉवरेन कंट्री है, एक नेशन ही है, वहीं दूसरी तरफ लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप इंडिया की एक यूनियन टेरिटरी है। मालदीव में हर साल 18.8 लाख टूरिस्ट आते हैं, तब लगभग 18.5 लाख टूरिस्ट आते हैं और इसमें सबसे ज्यादा टूरिस्ट लगभग 3 लाख टूरिस्ट भारत से जाते हैं। मालदीव की कुल अर्थव्यवस्था टूरिज्म बेस्ड ही है। वहां पर टूरिज्म अगर ना हो तो उनकी अर्थव्यवस्था ठीक से ना चले। उनकी टोटल इकोनॉमी का लगभग 1/4 पोर्शन वो टूरिज्म से ही आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पर हर साल सिर्फ 25,000 टूरिस्ट ही पहुंचते हैं और ये भी आंकड़ा अभी सिर्फ इसी साल का है। इसके पहले 17-18 हजार 15 हजार लोग ही सिर्फ एक साल में पहुंचते थे। और देखिए, जो आप इतना कम आंकड़ा देख रहे हैं, अभी जब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि क्या फैसिलिटीज हैं, कैसे जाया जा सकता है, तब आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि
कि क्यों इतने कम टूरिस्ट यहाँ पर हैं और क्यों मालदीव में इतने ज्यादा टूरिस्ट पहुंचते हैं। सबसे पहली बात होती है कि आप मालदीव या लक्षद्वीप अगर कहीं भी घूमने जाना चाहते हैं तो जाएंगे कैसे? जाने के लिए आपको क्या कोई परमिट लेना पड़ेगा, क्या कोई वीजा लेना पड़ेगा? देखिए, मालदीव एक दूसरा देश है, दूसरे देश में जाने के लिए वीजा रिक्वायरमेंट होती है। अपने देश में अगर घूमना हो तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं, ऐसा आप सोचते होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। मालदीव एक दूसरा देश होने के बावजूद वहां जाने के लिए आपको कोई वीजा नहीं लेना। आप यहां से बस फ्लाइट टिकट बुक कराइए, वहां पहुंचिए, पासपोर्ट दिखाइए, एंट्री, खत्म, कुछ नहीं करना। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आपको लक्षद्वीप जाना है तो आपको पासपोर्ट की तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन अपना कोई आईडी कार्ड लेकर के जाना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले आपको पहले से एक प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिट लेनी पड़ेगी, और जब तक ये परमिट आपको नहीं मिलेगा तब तक आप लक्षद्वीप के अंदर एंटर भी नहीं कर सकते। अपने ही देश में इस प्रकार की रेस्ट्रिक्शन है। प्लस मालदीव में ये जो 1100 आइलैंड्स हैं उसमें से 188 आइलैंड्स इनहेबिटेड आइलैंड, 188, इनका एरिया भी 10 गुना है। कहां लक्षद्वीप का एरिया सिर्फ 32 स्क्वायर किलोमीटर, वहीं मालदीव का एरिया 300 स्क्वायर किलोमीटर, 10 गुने का अंतर है। 188 आइलैंड में आप कहीं पे भी जा सकते हैं। लेकिन हमारे अगर लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में एक तो 35 में से सिर्फ 10 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं, वो भी आप हर जगह जा नहीं सकते। बहुत सारी जगहों पर रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, सारी जगहों पर जहां पर की लोग रहते हैं वहां पर भी आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेकर के जानी पड़ेगी। मतलब अपने ही देश में इतना पूछ पूछ के आपको जाना है। यहां जा सकते हैं सर कि नहीं जा सकते? नहीं नहीं नहीं, यहां नहीं जा सकते। अच्छा, यहां चले जाओ, यहां पर हम देख रहे हैं। मतलब इतनी रेस्ट्रिक्शन, कैसे फिर टूरिज्म प्रमोट होगा? हालांकि देखिए, अभी हाल फिलहाल एक चीज आसान बना दी गई है, वो ये कि जो आपको लक्षद्वीप जाने के लिए परमिट लेना होता था, ये परमिट अब आपको ऑनलाइन मिल जाता है। ये एक वेबसाइट है, ये आप नोट कर सकते हैं, इसका नाम है epermit.utl.gov.in। यूटीएल का मतलब यूनियन टेरिटरी ऑफ लक्षद्वीप। तो epermit.utl.gov.in, यहां पर आप जाएंगे, ये पोर्टल खुलेगा, यहां पर आप कुछ बेसिक फॉर्मेलिटीज पूरी करके अपना ये जो परमिट है प्राप्त कर सकते हैं। अगर सारी रिक्वायरमेंट्स ठीक हुई, मतलब आपने फुलफिल किए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, और कोई आपके ऊपर में कोई केस नहीं चल रहा, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, यही सारी चीजें चेक होती हैं, सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो आपको घंटे 2 घंटे के अंदर में ये परमिट मिल जाएगा। मैक्सिमम ड्यूरेशन जो बताई जाती है वो 2 दिन की, 2 दिन के अंदर आपको परमिट मिल जाएगा। और इस परमिट को प्राप्त करने के लिए आपको 200 रुपए की फीस भी देनी पड़ेगी, उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। और बताया जाता है कि ये रेस्ट्रिक्शन 1969 से लगा हुआ है, तब से यहाँ पर में परमिट की आवश्यकता होती है वहां पहुंचने के लिए। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि यहाँ का एक नेटिव कल्चर है, यहाँ का जो इकोलॉजी है, उस सबको मेंटेन करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ये रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। लेकिन एक बात समझिए, इसका बहाना आप कब तक बनाएंगे? क्या मालदीव का अपना कोई नेटिव कल्चर नहीं रहा होगा? क्या मालदीव में इकोलॉजी को मेंटेन करने के लिए, उसको कंजर्व करने की वहां के लोगों को चिंता नहीं? वो लोग तो और ज्यादा बड़े पैमाने पर खुल करके आवाज उठाते हैं, उनकी तो पूरी इकोनॉमी इसी से चलती है। उन्होंने अगर अपनी इकोलॉजी को डिस्टर्ब कर दिया, बर्बाद कर दिया, तो कौन आएगा मालदीव? फिर लोग आते ही यही देखने के लिए, तो उनको तो ज्यादा चिंता। उसके बावजूद वहां पर कम रेस्ट्रिक्शंस है, और इंडिया में यहां पर कोई टूरिस्ट भी नहीं आता और आपको और ज्यादा चिंता है। अब इसके बाद देखिए, अगर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की बात करें तो पहली बात तो मालदीव चूंकि एरिया में बड़ा है, ज्यादा नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं, उसके पास ज्यादा एरिया है, तो ऐसे में उन्होंने ज्यादा टूरिस्ट डेस्टिनेशंस डेवलप की हुई हैं, काफी डेवलप्ड हैं। मतलब उनके यहाँ पर अगर आपको सिटी घूमनी हो, मॉल घूमने हो, शॉपिंग करनी हो, तो भी उसके लिए आपके पास में माले सिटी डेवलप की गई है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के आर्टिफिशियल आइलैंड्स, यहाँ पर डाइविंग सेंटर्स और पता नहीं क्या क्या चीजें, फैसिलिटीज डेवलप करके रखी गई हैं। लेकिन ये दूसरी तरफ लक्षद्वीप की बात करें तो 35 में से सिर्फ 10 आइलैंड्स इनहेबिटेड हैं, उनमें भी आप हर जगह जा नहीं सकते, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। और उसके बाद जो फैसिलिटीज डेवलप होनी चाहिए टूरिस्ट के लिए, वो भी ठीक से डेवलप नहीं है। कि अगर आपको मालदीव में रुकना होगा तो मालदीव में रुकने के लिए जो 188 आइलैंड है, उसमें से 160 आइलैंड्स पर रिजॉर्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पर टोटल 175 रिजॉर्ट, 865 गेस्ट हाउसेस, 156 शिप्स हैं उनके पास में, वहां पर लोकल आइलैंड्स को घुमाने के लिए 280 डाइव सेंटर्स हैं, 763 ट्रेवल एजेंसीज हैं जिनके माध्यम से टूरिस्ट अपने ट्रेवल पैकेजेस को बुक कर सकते हैं, और 5 टूर गाइड एजेंसीज हैं। अगर इंडिया के लक्षद्वीप की बात करें तो ये सारी चीजें यहाँ पर नहीं है। मतलब सोचिए, ये जो 10 आइलैंड्स हैं, इनमें मिला करके कुल सिर्फ 13 होटल्स हैं, बस 13, मतलब एकोमोडेशन की प्लेसेस हैं, होटल बोल लीजिए आप, वहां पे गेस्ट हाउस बोल लीजिए, रिजॉर्ट बोल लीजिए, जो है सब मिला करके सिर्फ 13। देखिए, एक जानी मानी वेबसाइट पर मैंने लक्षद्वीप में एकोमोडेशन बुक करने की कोशिश की तो इस प्रकार से आ रहा है, सिर्फ 13 प्रॉपर्टीज हैं लक्षद्वीप में कुल मिला करके। यहीं 2-4 आपको नजर आएंगी, खत्म, 13 मात्र। लेकिन यहीं दूसरी तरफ अगर आप मालदीव सेलेक्ट करें तो मालदीव में देखिए, मतलब ये अंत हो जाए, आप खोज नहीं पाएंगे एक, मतलब पूरा दिन भर में आपको लग जाएगा इतना खोजने में। इतनी सारे देखिए 34 पेजेस हैं, और हर एक पेज पर आपको 10 से ज्यादा ऐसे एकोमोडेशंस नजर आ रहे हैं।
मतलब बड़े आसानी से अगर अपना एकोमोडेशन आप बुक करना चाहें अलग अलग प्राइस रेंजेस में, आपको मालदीव में बड़े आसानी से मिल जाएगा। तो इंडिया के लक्षद्वीप की बात करें तो हमारे पास में ना कोई ट्रेवल एजेंसी है, ना कोई टूर गाइड एजेंसी है, ना इतने सारे रिजॉर्ट हैं, गेस्ट हाउसेस हैं, कुछ है ही नहीं। तो आखिर कैसे प्रमोट होगा टूरिज्म? 25,000 टूरिस्ट भी पहुंच रहे हैं तो बहुत पहुंच रहे हैं। दूसरी तरफ बात करते हैं यहाँ पहुंचने की, कि अगर आपको वहां पहुंचना है तो पहुंचेंगे कैसे? देखिए, वो आइलैंड्स पर जाने के लिए या तो आप शिप के माध्यम से जाएंगे या फिर आप एयर रूट के माध्यम से जाएंगे। तो देखिए, जरा फ्लाइट्स की बात कर लेते हैं। अगर आपको मालदीव जाना हो तो 8,000 रुपए से फ्लाइट से स्टार्ट है। नॉन स्टॉप फ्लाइट भी है, दिल्ली से, मुंबई से, इंडिया के कई सारे शहरों से नॉन स्टॉप फ्लाइट्स अवेलेबल है। एक दिन में अगर आप देखेंगे तो आपको 30 से ज्यादा फ्लाइट्स मिल जाएंगी। पूरे मालदीव में 8 अलग अलग एयरपोर्ट्स हैं। उसमें से ठीक है, कुछ बड़े एयरपोर्ट, कुछ छोटे एयरपोर्ट्स हो सकते हैं, वो बात अलग है, लेकिन इनके यहाँ पर कितनी सारी तो फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। आप यहाँ से बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। 8,000 रुपए से फ्लाइट अवेलेबल है। लेकिन लक्षद्वीप की दूरी दिल्ली से कम है, मुंबई से कम है। हर जगह से कम दूरी होने के बावजूद जो मिनिमम फ्लाइट टिकट प्राइस है वो 14,000 रुपए है, और 25, 30, 35,000 रुपए तक जाता है। और सिर्फ एक ही फ्लाइट चलती है, सिर्फ एक फ्लाइट कोची से। यहाँ पर कोची को गेटवे टू लक्षद्वीप कहा जाता है। अगर आपको शिप के माध्यम से जाना हो तो कोची से मिलेगी, या मैंगलोर से भी मिलती है शिप। लेकिन अगर एयर रूट की बात करें तो सिर्फ कनेक्टिविटी के नाम पर कोची एयरपोर्ट से लेकर के इनके अगाती एयरपोर्ट तक बस यही एकमात्र फ्लाइट है। और वो रोज, मतलब दिन में एक बार, सुबह 8:55 पर एक फ्लाइट है कोची से लेकर के अगाती एयरपोर्ट तक, बस वही। अब सोचिए, और वो भी जो एयर फ्लाइट है ना, वो एयर इंडिया फ्लाइट चलाती है। 70 पैसेंजर्स की सिर्फ उसके अंदर में कैपेसिटी है। छोटा प्लेन उड़ता है। छोटा प्लेन होने के कारण उसकी कैपेसिटी चूंकि कम है, इसलिए टिकट प्राइस भी ज्यादा है। कम पैसेंजर्स को लेकर के जा सकते हैं, और एक पैसेंजर का जो फ्लाइट टिकट प्राइस आएगा वो भी बहुत ज्यादा आता है। वैसे में देखिए, यहाँ पर जब से बात की गई कि लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद से बात की जाने लगी कि अगाती एयरपोर्ट का एक्सपेंशन किया जाए, लेकिन उसको एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिल रही। फिर बात की जा रही है कि यहाँ पर एक और एयरपोर्ट बना लिया जाए मिनिकॉय आइलैंड पर, जो कि इनका सबसे निचला आइलैंड है। लेकिन फिर यहाँ से इसकी दूरी बहुत होगी, यहाँ से आप उतर तो जाएंगे, फिर शिप के माध्यम से आप इधर पहुंचेंगे, और इसको भी अभी परमिशन नहीं मिल रही दूसरा एयरपोर्ट बनाने की। यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी रीजन से कई सारी जगहों को रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया है। तो इसका डुअल यूज किया जा रहा है, सिक्योरिटी के लिए भी और टूरिज्म के लिए भी। दोनों चीजों में हम बैलेंस बनाएं कैसे? और फिर एक तीसरा एंगल और है, वो है एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन। तो एनवायरमेंट, सिक्योरिटी और इकोनॉमी, टूरिज्म, इन तीनों को एक साथ मेंटेन करना ये बड़ा चैलेंज साबित हो रहा है। देखिए, लक्षद्वीप के आइलैंड्स की अगर कोची से दूरी की बात करें तो 250 किलोमीटर से लेके लगभग 450 किलोमीटर तक की इनकी दूरियां हैं। और यहां तक पहुंचने के लिए आपको शिप भी बुक करके आप वहां पहुंच सकते हैं। शिप बुक करने के लिए ये वेबसाइट है, जिस वेबसाइट का नाम है lakport.utl.gov.in। लैकपोर्ट मतलब लक्षद्वीप पोर्ट, lakport.utl.gov.in। इस वेबसाइट पर पहुंच करके आप अपनी टिकट बुक करा सकते हैं शिप्स की। शिप के माध्यम से वहां पर जाया जा सकता है। अलग अलग शिप्स मौजूद हैं यहाँ पर, जो कि इसमें से कुछ ऐसी शिप्स हैं जो कि 19-20 घंटे में पहुंचाती हैं, कुछ 54 घंटे में पहुंचाती हैं, मतलब अगर वो स्टॉपेज ले लेकर के जा रही हैं। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद से इतना हाइप बना है ना, वहां पर फ्लाइट्स अब रह गई हैं, ना वहां पर अब शिप की बुकिंग कोई रह गई है, ना कोई एकोमोडेशन बचा है। मार्च तक सब बुक है, सब पैक। बहुत अच्छी बात है, टूरिज्म वहां पर प्रमोट हो रहा है, पुश हो रहा है। शायद इसी तरीके से जब एक बार को प्रेशर पड़ेगा टूरिस्ट का, उसके बाद ही जाकर के शायद फैसिलिटीज डेवलप होना शुरू होंगी। कि अगर आप शहर की जिंदगी से, भीड़ भाड़ से अगर आप तंग आ चुके हो और आप शहर से निकल करके कुछ समय नेचर के बीच बिताना चाहते हैं, लेकिन हाँ, ये है कि आपको हो सकता है कि एकोमोडेशन की कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, कनेक्टिविटी में कुछ चैलेंजेस आ सकती हैं। अगर आप इन बाधाओं को पार करके नेचर के बीच कुछ समय बिताना चाहते हैं तो लक्षद्वीप आपके लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन हो सकता है। एक और बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो एक आइलैंड डेस्टिनेशन है और मेनलैंड से काफी दूर है, तो वहां पर स्टार गेजर्स के लिए वो बहुत अच्छी जगह हो सकती है। रात में तारे बहुत अच्छे से नजर आ सकते हैं आपको। और देखिए, इनकी वेबसाइट पर अगर देखें, लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, वो ये कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बताते हैं कि आप बंगाराम पर जा सकते हैं, अगाती आइलैंड, कदमत, मिनिकॉय, कालपेनी, कावारत्ती, ऐसे आइलैंड्स हैं। यहाँ पर उनके नेटिव कल्चर को, उनके नेटिव इकोलॉजी को आप देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहां पर देखिए, खाना भी आपको नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन हर तरीके का खाना मिल सकता है। रुकने के लिए अगर आप जाना चाहते हैं, एकोमोडेशन आपको काफी पहले बुक कराना होगा। अभी मार्च तक तो कोई बुकिंग नहीं है। उसके बाद आप, अगर आपने टाइम पर बुकिंग कर ली तो शायद अगर आप लकी हुए तो अप्रैल के बाद से आपको भी वहां पर बुकिंग्स मिल सकती हैं। देखिए, इंडिया और मालदीव के बीच में अभी एक जो डिप्लोमेटिक रिफ्ट आया, इसने टूरिज्म को प्रमोट कर दिया लक्षद्वीप में।
लेकिन अगर ये नहीं होता तो भी ऐसा लगता है कि भारत सरकार लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए थोड़ी सीरियस थी, क्योंकि इन्होंने एक दो कदम ऐसे उठाए जो देख करके इस तरफ इशारा करते हैं। खासकर से इसमें मैं बात करूंगा 2021 में आए सीरीज ऑफ रिफॉर्म्स एंड रेगुलेशंस की। उनमें देखिए 4 रेगुलेशंस उस समय लाए गए थे। ड्राफ्ट प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज रेगुलेशन 2021, ड्राफ्ट लक्षद्वीप एनिमल प्रिजर्वेशन रेगुलेशन 2021, लक्षद्वीप पंचायत रेगुलेशन 2021 एंड लास्टली लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021। ये जो चौथा वाला रेगुलेशन था, ये बात बताता है कि यहां पर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई जाएगी और वो डेवलपमेंट अथॉरिटी लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में काम करेगी और किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट एक्टिविटीज को, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को अप्रूव करने की जिम्मेदारी और उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी, उसको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी इसी लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी की ही होगी और वो वहां पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज को मॉनिटर करेगी। अगर उसको लगता है कि यहाँ पर डेवलपमेंट एक्टिविटीज बहुत जरूरी है, कोई रिजॉर्ट बनाना है, कोई एयरपोर्ट बनाना है, उसके लिए अगर किसी प्रकार की रिहेबिलिटेशन एक्टिविटीज, कोई ड्राइव चलाना हो तो भी किया जा सकता है। ये सारी अथॉरिटी उसको दे दी गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात को लेकर के लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए काफी पहले से सीरियस थी। देखिए 2022 का ये आर्टिकल भी आपको इस तरफ इशारा करता है कि लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपिंग हाई एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज, ये 2022 का आर्टिकल है। 2022 में ही भारत सरकार इस दिशा में काम कर रही थी। तो देखिए लक्षद्वीप हमारे देश का एक अभिन्न अंग है और यहाँ पर अगर टूरिज्म को प्रमोट किया जाता है तो वहाँ की जो लोकल इकोनॉमी है उसको पुश करने में बहुत मदद मिलेगी। मालदीव के साथ में हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आजकल थोड़े से खराब हुए हैं और मालदीव कहीं ना कहीं चाइना की तरफ जाते हुए नजर आता है, तो उसको काउंटर करने में भी बड़ा हेल्प करेगा और भारत की जो बहुत ही प्रेशियस फॉरेन करेंसी है, फॉरेन रिजर्व है, उसको भी बचाने में मदद मिलेगी। तो निश्चित तौर पर लक्षद्वीप को एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन की तरह से प्रमोट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि एनवायरमेंटल लॉसेस ना होने पाए और कई बार कई सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मास टूरिज्म के कारण खराब हो गए, तो हमको लक्षद्वीप को उससे भी बचाना हो। और इस वीडियो को देखने के बाद मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट करना है तो और क्या चीजें करने की आवश्यकता है। यहाँ पर नए एयरपोर्ट्स को बनाने की जरूरत है, पुराने एयरपोर्ट को एक्सपैंड करने की जरूरत है, नए रिजॉर्ट्स, नए होटल्स, नए अकोमोडेशन प्रॉपर्टीज बनाने की जरूरत है। इसके अलावा टूरिज्म से रिलेटेड और सारी फैसिलिटीज को डेवलप करना होगा। जो आजकल पूरी दुनिया भर में लोग बीच डेस्टिनेशंस पर जिन एक्टिविटीज को करना चाहते हैं, स्नॉर्केलिंग होती है, वहां पर स्कूबा डाइविंग होती है, ये सारी तमाम फैसिलिटीज डेवलप करनी होंगी। और कुछ जो इंटरनेशनल टूरिज्म को प्रमोट करने वाली एजेंसीज हैं, टूरिस्ट एजेंसीज, टूर गाइड एजेंसीज, उनके साथ में कोलैबोरेट करना होगा। तब जाकर लक्षद्वीप को इंटरनेशनल टूरिस्ट हब की तरफ से प्रमोट करने का हमारा लक्ष्य, हमारा सपना साकार हो पाएगा।